नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु में। मैं अखिलेश शर्मा। आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बीए और एमए जो इतिहास का सिलेबस है उसके बारे में टॉपिक बाय टॉपिक चर्चा करेंगे। आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पाषाण काल से 1200 ईसा यानी जो ईस्वी हमारा है तब तक है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बीए प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में, तृतीय वर्ष में और एमए प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में विभिन्न यूनिवर्सिटियों में कई प्रकार के सिलेबस है। किसी में प्राचीन इतिहास से शुरू है तो किसी में मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू है, किसी में सल्तनत काल से शुरू हो गया है, तो कहीं पे विंग ऑफ टाइम इनकी समय और की शुरुआत से स्टार्ट हो गया। सो गाइस, हम जो आपको पढ़ाएंगे वह टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे और प्राचीन इतिहास से पढ़ाएंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्री वीडियो जो है हम पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करते हुए आज के अपने प्रकरण पर चलते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्राचीन भारत पाषाण काल से 1200 ईस्वी तक। तो इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या और क्यों, यानी कि जो हिस्ट्री है, ये हमारा चैनल है एजुकेशन गुरु दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं एजुकेशन गुरु, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी समस्या कारणवश आप नहीं ज्वाइन कर पाते तो हमारे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 6396091950। इस पे भी आप हाई लिख के पीडीएफ नोट्स चाहिए हो आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो इतिहास क्या है, इसके बारे में हम जो चर्चा करेंगे, तो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इतिहास संस्कृत भाषा के 3 शब्दों इति ऐसा ही, हा निश्चित रूप से, आस था, यानी कि ऐसा ही निश्चित रूप से था, यही इतिहास है। ठीक है दोस्तों, इतिहास क्या है, ऐसा ही निश्चित रूप से था, अर्थात हम कह सकते हैं ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ होगा, वही इतिहास है। इतिहास शब्द का सबसे पहले कहाँ प्रयोग जो है उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री, यानी कि इतिहास तो ये हो गया, इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से हुई है, यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से हुई है। हिस्ट्री की व्युत्पत्ति हिस्टोरिया से हुई, काहे का है, यूनानी भाषा यानी कि ग्रीक। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शोध या गवेषणा, यानी कि जो रिसर्च से प्राप्त हो। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस, कई बार क्वेश्चन आता है कि इतिहास शब्द का, यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो यहीं से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं बीए एमए के हमारे सिलेबस से ही। तो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने किया था 484 ईस्वी से 425 ईस्वी पूर्व, ने अपनी रचना द हिस्ट्रीज में किया था, यानी कि सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने अपनी रचना द हिस्ट्रीज में किया था। कब किया था, 484 से 425 ईस्वी पूर्व। तो इसके साथ साथ ब्रिटेन के इतिहासकार E.S. कार, ठीक है, ने भी अपनी पुस्तक इतिहास क्या है में इतिहास की परिपूर्ण परिभाषा प्रस्तुत की। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है, यानी कि उन्होंने बोला इतिहास जो है, जो गुजरा हुआ समय है और जो वर्तमान चल रहा है उसके बीच का अनवरत समय है, टाइम है।
वर्तमान की तरह अतीत की भी अपनी जटिलताएं हैं, यानी जिसमें जो जीवन की कठिनाइयां हैं, जटिलताएं हैं, समस्याएं हैं, इस तरीके से अतीत में भी ऐसी ही जटिलताएं थीं और इनको देखने का एकाधिक दृष्टिकोण भी हो सकता है। कोई भी इतिहास अपने आप में संपूर्ण सत्य नहीं होता है और न ही अंतिम होता है दोस्तों। आप लोग ये समझ लीजिए, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो साक्ष्यों के आधार पर ही समझ रहे हैं। तो कोई भी इतिहास संपूर्ण रूप से जो है अंतिम नहीं हो सकता है। इतिहासकार का इतना ही दायित्व होता है कि वह अतीत का निकटतम चित्रण करे, यानी कि अधिक से अधिक शुद्धता के रूप में वर्णन करे। इतिहास के विश्लेषण में उपलब्ध स्रोतों को सावधानीपूर्वक परीक्षण करे, यानी जांचे, परखे, उस विश्लेषण करे। तो परीक्षण करें यानी कि नूतन साक्ष्यों की खोज करें, यानी कि नूतन का मतलब होता है नवीन और सटीक। जैसे कि हमें बताया जाता है प्राचीन, सबसे प्राचीन जो है सभ्यता है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कई चीज़ें और निकलती रहती, हो सकता है इससे भी प्राचीन सभ्यता हो। मानव का तो लगभग बहुत ही प्राचीन इतिहास है। तो इतिहासकार का ही यही दायित्व होता है कि अतीत के निकटतम, यानी कि अतीत का जो निकटतम चित्रण प्रस्तुत करे। इसके साथ साथ में ऐतिहासिक खोजों, ऐतिहासिक आंकड़ों की व्याख्या के लिए नवीन दृष्टि, यानी कि नई नई दृष्टि के नई नई प्रकार से उनका वर्णन कर सकता है, परीक्षण कर सकता है, उन्हें सम्मिलित कर सकता है। ये सारी चीज़ें इसी में सम्मिलित होती हैं दोस्तों। तो हम कह सकते हैं, आप टॉपिक में आप कह सकते हैं कि कोई भी इतिहास अपने आप में संपूर्ण या अंतिम नहीं होता। कोई भी इतिहास अपने आप में संपूर्ण या अंतिम नहीं होता। इतिहास के विश्लेषण में उपलब्ध स्रोतों का, ठीक है, इतिहास के विश्लेषण में उपलब्ध स्रोतों का सावधानीपूर्वक परीक्षण, नूतन साक्ष्यों की खोज तथा ऐतिहासिक आंकड़ों की व्याख्या के लिए नवीन दृष्टि और संदर्भों का सृजन, सभी कुछ सम्मिलित होता है, जिसका एक इतिहासकार या यह एक इतिहासकार का दायित्व होता है। या हम कह सकते हैं इतिहास की इसी महत्वता को देखते हुए कौटिल्य ने, यानी कौटिल्य कौन है, कौटिल्य चाणक्य को कहा गया है। ठीक है, कौटिल्य ने कहा है राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। कौटिल्य ने क्या कहा था, कई बार प्रश्न आ जाता है शुद्ध शुद्ध में, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में आता है यह कथन किसका है। तो राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए, ये कथन कौटिल्य चाणक्य का है। ये विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं। ठीक है गाइस, इसके साथ में भारत के प्रथम इतिहासकार कल्हड़ ने अपने ग्रंथ राजतरंगिणी में लिखा है, जो व्यक्ति अतीत की घटनाओं को लिपिबद्ध करना चाहता है उसे न्यायाधीश की तरह किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। यानी कि क्या कहा कल्हड़, यहाँ पे एक प्रश्न बन जाता है कंपटीशन के लिए, बहुत ही मोस्ट वीडियो है क्योंकि अधिकतर यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो हमारा सिलेबस है VA MA का, यहीं से सिलेबस पूछे जाते हैं और ये आप अपनी यूनिवर्सिटी वाइज पढ़ सकते हैं गाइड्स कि आपका यूनिवर्सिटी ने BA फर्स्ट ईयर में कौन सा सिलेबस दिया है। हम प्राचीन इतिहास से ही आपको शुरुआत कर रहे हैं। पूरा प्राचीन इतिहास का पूरा पढ़ाएंगे आपको, मध्यकालीन इतिहास में पूरा पढ़ाएंगे और आधुनिक इतिहास में भी पूरा पढ़ाएंगे। और प्रत्येक की PDF भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो क्या है, प्रथम इतिहासकार कल्हड़ ने अपने ग्रंथ राजतरंगिणी में लिखा है कि जो व्यक्ति अतीत की घटनाओं को लिपिबद्ध करना चाहता है उसे न्यायाधीश की तरह किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। इतिहास की प्रसिद्ध परिभाषाएं निम्नलिखित प्रकार से हैं, यानी कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। यह किसने कहा था, एल्बर्ट हालेट कॉर ने, यानी ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, एल्बर्ट हालेट कॉर ने कहाँ के थे, ब्रिटेन के। EH कार, जिनको हम शॉर्ट रूप से EH कार कह सकते हैं, ये ब्रिटेन के थे। समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास है, समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास है, V क्रोचे ने कहा है। इतिहास विज्ञान है, ना उससे
कम ना उससे ज़्यादा, जय व्यूरी ने कहा था। तो ये अलग अलग परिभाषाएं हैं, ठीक है। इसके साथ में संपूर्ण पूर्ववर्ती इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स। इसके बाद इतिहास से यही सबक लेते हैं कि आदमी से कभी सबक नहीं लेता, यानी कि हम इतिहास से सबक लेते हैं लेकिन आदमी से नहीं, यानी जो प्राचीन समय में जो गुजर चुका है उसके बारे में हम सोचते हैं। तभी तो ये हम कह सकते हैं ना, ये हमारा दुश्मन है, इसने मेरा साथ नहीं दिया। जो प्राचीन समय में गुजर गया उसी के बारे में तो हम वर्णन कर सकते हैं, उसी से सबक लेते हैं हमारा कौन अच्छा है कौन खराब है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी बाद में प्रहसन के रूप में। ये किसने कहा था? ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये निश्चित है कि दोहराएगा। समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है, आरजी कॉलिंगवुड। समस्त इतिहास क्या है? विचारों का इतिहास है, ठीक है मित्रों। इसके बाद हम कह सकते हैं कि विभिन्न परिभाषाएं हैं। अतीत वृत्तांतों के लेखन में वही इतिहासकार वस्तुनिष्ठ शालग्य निष्पक्ष है जो राग द्वेष से परे है। राग द्वेष का मतलब होता है किसी की भलाई और बुराई, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये किसने कहा था? ये कल्हड़ ने कहा था। ये भारत के प्रथम इतिहासकार हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। इसके बाद में हम कैसे इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है, G.R. एल्टन। यानी कि जो इतिहासकार लिख देता है वही इतिहास है। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, R.G. कॉलिंगवुड। इतिहास अतीत के अनुभवों का पुनर्विध्यायन है, ये किसने कहा? स्पेंगलर। इतिहास की परिसमाप्ति वर्तमान में होती है, ना कि भविष्य में, ऑक्सफोर्ड। अब ये मेन टॉपिक यहाँ पे हमारा आ जाता है गाइस कि सभी प्रकार के जो इतिहास है उनकी व्याख्याएं दो प्रकार से होती हैं, एक पाठ्यात्मक और दूसरा पुरातात्विक। पाठ्यात्मक यानी कि जो अध्ययन के आधार पे हो, और पुरातात्विक जो मृदभांड या इत्यादि जो हमें चीज़ें प्राप्त हों उनके आधार पे हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि से किसी भी पाठ्यात्मक स्रोत को विभिन्न प्रकार से पढ़ा जा सकता है। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिंदु उनकी रचना की तिथि का निर्णय तथा उनके रचनाकार की पहचान, क्योंकि अधिकांश प्राचीन रचनाओं का काल उनकी उपलब्ध पांडुलिपियों में कहीं अधिक पुराना है। ये पांडुलिपियाँ क्या कहते हैं? पांडुलिपियाँ हम कह सकते हैं जो हमें आज की जैसे कि किताबें कहते हैं, ये जो साक्ष्य हमें मिले हैं पन्नों के रूप में या जो लिखित रूप से, तो उनसे कहीं अधिक वर्ष पुराना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से पाठ्यात्मक स्रोत को विभिन्न प्रकार से पढ़ा जा सकता है। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिंदु उनकी रचना की तिथि, का सही निर्णय तथा उनके रचनाकार की पहचान करना होता है, ठीक है दोस्तों। पाठ्यात्मक स्रोतों का वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यानी पाठ्यात्मक जो स्रोत हैं वह कौन कौन से। तो भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राचीन भाषाओं का अध्ययन करने वाले भाषाविदों ने विश्व की भाषाओं में एकाधिक भाषा परिवारों को समायोजित यानी कि मिलाया है। इसमें हिंदी, पंजाबी, मराठी, बांग्ला, असमी, गुजराती, सिंधी, उड़िया, नेपाली, कश्मीरी, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के सदस्य, द्रविड़ परिवार के भाषाओं में तमिल, मलयाली, तेलुगु, कन्नड़, तुलु प्रमुख हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी भाषा के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप में उपलब्ध रचनाओं में प्राचीनतम वेद संस्कृत, ठीक है,
प्राचीनतम वेद क्या हैं? जो संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा पाली प्राकृत इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की इंडो ईरानी शाखा का अंग है। प्राकृत के प्रमुख संस्करणों में महाराष्ट्रीय, शोरसेनी, मगधी, द्रविड़ भाषाओं में तमिल प्राचीनतम है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कन्नड़ का भी स्थान आता है। कालिदास के काव्यों की संस्कृति ऋग्वेद की संस्कृत से बहुत भिन्न है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व पणिनि ने भी अपने अष्टाध्यायी में संस्कृत भाषा को व्याकरण सूत्र के माध्यम से वर्णन किया है। तो हम कह सकते हैं ये सारी चीज़ें हमारे सबसे पहले जो है भाषा के आधार, शैली के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर इनका वर्णन होना चाहिए, इनको समझना चाहिए। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के पाठ्यात्मक जो स्रोत हैं, सबसे पहले इनको 3 भागों में विभाजित किया है। धार्मिक स्रोत, धार्मिकोत्तर साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो धार्मिक स्रोत में क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो धार्मिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य आ जाएगा, बौद्ध साहित्य आ जाएगा और जैन साहित्य आ जाएगा। तो ब्राह्मण साहित्य में क्या है? वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य, यानी वैदिक साहित्य वैदिक के समय और वैदिक पीरियड के बाद में। तो वैदिक के काल में क्या हुआ? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। और वैदिकोत्तर साहित्य में वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, टीकाएँ इत्यादि जो है बाद में। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के पाठ्यात्मक स्रोत कौन कौन से हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ले लिया होगा, उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको दोबारा समझ लीजिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के पाठ्यात्मक स्रोत क्या हैं? धार्मिक साहित्य, धर्मोत्तर साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो इसमें ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण में वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिक में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। वैदिकोत्तर में क्या है? वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, धर्मशास्त्र, तो धर्मशास्त्र में क्या है? धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, टीकाएँ और निबंध। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर आगे। तो इसमें क्या है, अब हमने जो धार्मिक साहित्य, इसमें हमने ऑप्शन दिया है धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य का हम वर्णन करेंगे। इससे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि एक सुनियोजित रूप से प्रदान किया, जिसे क्लासिकल या शास्त्रीय संस्कृत की संज्ञा दी गई, प्राकृत भाषा का प्राचीनतम व्याकरण बरूचीकृत प्राकृत प्रकाश को माना जाता है। प्राचीनतम उपलब्ध तमिल व्याकरण तोल्काप्पियम है। तो धार्मिक साहित्य में क्या है? ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में क्या आता है? वेद। हिंदू परंपरा में वेदों को श्रुति की श्रेणी में रखा गया है। श्रुति, ठीक है, हिंदू परंपरा में वेदों को किसकी श्रेणी में रखा गया है? श्रुति की श्रेणी में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हिंदू परंपरा में वेदों को श्रुति की श्रेणी में रखा गया है। ये अपौरुषीय या निरुक्त हैं, जिनको ऋषियों के द्वारा आत्मसात किया गया है और स्वयं देवों के द्वारा इन्हें दृश्य रूप में प्राप्त किया गया है। जबकि स्मृति साहित्य की श्रेणी में वेदांग, पुराण, एपिक्स, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र आते हैं। वेद 4 हैं: तर्क, साम, यजुर तथा अथर्व। इन चारों को संहिता कहते हैं, यानी वेदों को क्या कहते हैं? संहिता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न अगर आ जाता है संहिता किसे कहते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करो, तो वेदों को ही संहिता कहते हैं, इन चारों को ही संहिता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में संसार का सबसे पहला काव्यात्मक, ऋग्वेद जो है ना, संसार की सबसे पहली काव्यात्मक रचना उपलब्ध है। प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं। ठीक है, तो वेदों के संकलनकर्ता कौन है, यानी कि वेदों को किसने लिखा है? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास।
वेदों को कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने लिखा है। वेद संस्कृत भाषा में पद्य में लिखे गए हैं। वेद काहे में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में पद्य में लिखे गए, लेकिन यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। याद रखना दोस्तों, आने वाले टाइम के लिए आपके उच्च शिक्षा के लिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए अधिकतर यही मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं कि वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, तो यजुर्वेद। ब्राह्मण क्या है? ब्रह्म अर्थात यज्ञ, यण माने व्याख्या, जो यज्ञ की व्याख्या करता, अर्थात जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। इनमें वेदों की व्याख्या गद्य में की गई। वेद संहिता श्रुति प्रदान है, यानी वेद श्रुति प्रदान है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रदान है। कई बार क्वेश्चन आता है श्रुति प्रदान क्या है और विधि प्रदान क्या है, तो वेद जो है श्रुति प्रदान है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रदान है। ठीक है गाइस, अरण्यक क्या है? अरण्यक का मतलब होता है, अरण्यक का मतलब होता है, अरण्य का मतलब जंगल और एक का मतलब ज्ञान, यानी कि जंगल का ज्ञान। अर्थात हम कह सकते हैं यज्ञों से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आरण्यकों को रहस्य कहा जाता है। इनका प्रमुख विषय प्राण विद्या है, यानी आरण्यकों को क्या कहा जाता है? रहस्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में उपनिषद आ जाते हैं। उप माने गुरु के पास और नि माने शिष्य का, और पद माने बैठना, अर्थात गुरु के पास शिष्य का बैठना ही उपनिषद कहलाता है। ठीक है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत कहा जाता है। वेदांत किसे कहा जाता है? उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जबकि भारतीय दर्शन की शुरुआत आरण्यक से होती है, परंतु चरम उपनिषदों को माना जाता है। उपनिषदों का प्रमुख विषय आत्मविद्या ब्रह्म विद्या है। उपनिषदों की रचना गंगा घाटी में हुई है। उपनिषदों की रचना ब्राह्मण वर्ग के स्थान पर क्षत्रिय वर्ग का विशेष योगदान दिखाई देता है। उपनिषद गद्य पद्य एवं गद्य पद्य दोनों में हैं। ठीक है दोस्तों, कुल उपनिषद 108 है, परंतु शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषद ही अपने भाष्य में लिखा है। इसके अतिरिक्त जो मूलभूत से प्राप्त उपनिषदों की संख्या है वह 13 है। सबसे बड़ा उपनिषद जो है मुक्ति को उपनिषद है, क्षमा चाहता हूँ, उपनिषदों का उल्लेख मुक्त उपनिषद में 108 मिलता है। सबसे बड़ा जो उपनिषद है हमारा बृहदारण्यक है, और सबसे जो छोटा उपनिषद है मांडुक्य है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में आपके लिए लेकर आऊँगा इसके आगे की वीडियो। धन्यवाद।